हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 क्लास 12 फिजिक्स की। और जो टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं उस यूनिट में वो है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली ये टॉपिक आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन हम यहाँ पर इसके फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ये वो फिनोमिना है जिसमें किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जब उस मेटल सरफेस पे रेडिएशन डाली जाती है और उस रेडिएशन से आने वाली एनर्जी को मेटल सरफेस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और अपना सरफेस छोड़ देते हैं। कंडीशन यहाँ ये रहती है कि जो आपने रेडिएशन डाली है वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक मिनिमम वैल्यू होती है हर मेटल की फ्रीक्वेंसी के लिए, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर उससे कम वैल्यू की हम रेडिएशन डालते हैं तो सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने वाला। तो उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी से ऊपर के आप रेडिएशन डालते हो तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और करंट जो पैदा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फ्लो करेंगे तो करंट पैदा होगा, उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो एक बार डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं बोर्ड पे से। इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन एमिटेड इलेक्ट्रॉन फॉल्स ऑन देम। तो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन हुए वो फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो करंट हुआ वो कहलाया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक और बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन का फिनोमिना है। पहले हम फोटोन क्लियर कर लेते। देखो क्या है फोटोन। जो रेडिएशन गिरती है मेटल सरफेस पे, उस रेडिएशन की एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट को हम फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन जो है हमारे पास पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं जो लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो है ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। एनर्जी की बात करें तो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है उसको एच न्यू बोला जाता है। ये एनर्जी होती है उसकी, एक फोटोन की। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमिना का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब एक फोटोन आके मेटल पे गिरेगा, एक पैकेट ऑफ एनर्जी जब गिरेगा तो उससे एक इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। तो ये हमें दर्शाता है कि वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमिना। हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी मेटल सरफेस ने सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन के 10 फोटोन एब्जॉर्ब कर लिए तो वो अपने में से 10 फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जितने फोटोन एब्जॉर्ब होंगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। इस थ्योरी को पता लगाने के लिए दो ऑब्जर्वेशंस की गई जो हमारे पास इस बार सिलेबस में है। एक हर्ट्ज ने की, दूसरी लिनार्ड ने की। दोनों ऑब्जर्वेशन आपके सामने बोर्ड पर है, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे और आफ्टर इट फिर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। पहले हम चलते हैं हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन पे। 1887 में हर्ट्ज जो है वो ईएम वेव पैदा करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्पार्क डिस्चार्ज का। डिस्चार्जिंग के एक्सपेरिमेंट थे। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि उन्होंने दो प्लेट ली मेटल की, उन दोनों प्लेट के साथ एक वायर कनेक्ट करके दो मेटल स्फीयर को जोड़ दिया जिनके बीच में गैप है। ये एक मेटल प्लेट P जिसके साथ एक स्फीयर S जुड़ा हुआ है वायर के थ्रू, ये दूसरा मेटेलिक स्फीयर S डैश प्लेट P डैश पे वायर के थ्रू, बीच में गैप है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जब ये अल्ट्रावायलेट लाइट इन दोनों में से किसी एक पर बार बार गिरती है तो ये जो गैप है इस गैप के बीच में स्पार्किंग नजर आती है। तो इनडायरेक्टली मीनिंग क्या था कि वो लाइट जिस भी मेटल स्फीयर पे गिर रही है उस मेटल स्फीयर में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जो बाहर आ रहे हैं, और बाहर आके अपनी एनर्जी जो गेन की थी वो धीरे धीरे लूज होएगी ट्रैवलिंग के दौरान। तो स्पार्किंग वहाँ पर इनको नजर आई। क्या बोला इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में, ही ऑब्जर्व स्पार्क अक्कड़ मोर रेडियली इन ईयर गैप ऑफ हिज ट्रांसमीटर। इनको इसने ट्रांसमीटर या रिसीवर का नाम दिया कि इन दोनों के ईयर गैप के बीच में स्पार्क ऑब्जर्व किया गया जब अल्ट्रावायलेट लाइट वाज डायरेक्टेड एट वन ऑफ द मेटल स्फीयर। एस या एस डैश किसी एक में से एक पे डाली गई
जो प्लेट के साथ अटैच थे। तो उनके ऑब्जर्वेशन ने फाइनली क्या कंक्लूजन दिया कि लाइट हेल्प द एमिशन ऑफ सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक स्फीयर, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एनर्जी की नीड होती है किसकी लिए, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। जैसे ही वो एनर्जी उनको बाहर यूवी लाइट से मिली तो उन्होंने न्यूक्लियस की पकड़ को छोड़कर बाहर फ्री होकर आ गए, और ये जो बाहर फ्री हुआ एनर्जी रिलीज हुई तो वो स्पार्किंग उन्होंने ऑब्जर्व की, तब इन्होंने इस फिनोमिना को जो है वो ऑब्जर्व किया। सेकंड जो हम डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो है लिनार्ड ऑब्जर्वेशन, जो कि वेरी मच सिमिलर है आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी से। लिनार्ड ने एक वैक्यूम ट्यूब ली जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखे गए पी क्यू, पी को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा गया क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं नेगेटिव टर्मिनल से, और एमीटर, वोल्टमीटर, हाई टेंशन बैटरी, रियोस्टेट की सारा अरेंजमेंट इस तरीके से किया गया। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने स्टडी की लाइट की मेटेलिक सरफेस पे कि जब भी यूवी रेज इंसिडेंट की जाती है किसी इलेक्ट्रोड पर, जिसे आप कैथोड बोलोगे, एक नेगेटिव से जोड़ दिया है, तो इलेक्ट्रिक करंट अपने आप सर्किट में पैदा हो जाता है, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट किसकी वजह से आया, यहाँ पर ये रेडिएशन गिरी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, इस टर्मिनल से उस टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, चार्ज अगर 2 टर्मिनल्स पे क्रॉस हो गया तो आपको करंट मिल जाएगा, वही करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोला गया। हाउएवर देयर वाज नो करंट इन द सर्किट व्हेन इलेक्ट्रोड इज नॉट एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट, और ये भी कहा गया कि करंट तब तक है जब तक आप लाइट डलवा रहे हो पी इलेक्ट्रोड पर। अगर आपने यूवी रेस इंसिडेंट करानी बंद कर दी तो करंट परमानेंटली नहीं है, करंट भी बंद हो जाएगा क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने बंद हो जाएंगे। और फिर लास्ट में एक बात और बोली इन्होंने, ही ऑल्सो कंक्लूडेड दैट वन लाइट ऑफ सुटेबल मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिजल्ट्स इनटू फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कि हर तरह की लाइट ये रिजल्ट नहीं दे सकती। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसे आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन अगर कोई पूछ ले कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो इन्होंने भी वही सेम चीज़ बोली जो फाइनली हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने वाले हैं, उसमें यही डायग्राम हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं ये चीज़ें रन करके जो ऑब्जर्वेशन थी आप लोगों ने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे ऑब्जर्वेशन, और अब हम स्टडी करने जाएंगे इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। नाउ एक्सपेरिमेंटल स्टडी जिनकी हम बात करें, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम वेरिएशन देखने वाले हैं कि जो लाइट डाली जा रही है, अगर उस लाइट के जो करैक्टरिस्टिक होते हैं, यूवी लाइट के किसी भी रेडिएशन की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी, और इसके अलावा जो पोटेंशियल आपने बैटरी से दे रखा है, इन अगर कंपोनेंट्स को, करैक्टरिस्टिक्स को हम वेरी करें, इनमें चेंज करें, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको क्या चेंज ऑब्जर्व होगा, उसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी बोलते हैं। जनरली एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है जिसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को चेंज करके देखें, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को चेंज करके रिजल्ट ऑब्जर्व करें, उसे हम बोलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके सामने है जिसमें एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड हमने फिक्स कर रखे हैं। ये कैथोड है, वो एनोड है, एक एमीटर लगाया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए लगा रखा है, रियोस्टेट और हाई टेंशन बैटरी है ये हमारे पास जो हमने लगा रखी है। वैक्यूम ट्यूब में इधर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसे इसमें गिरेगी, यहाँ से मेटल की प्लेट्स हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे एनर्जी गेन करके, और क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल पे है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, जैसे ही यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे तो आपको करंट मिल जाएगा, जिसे आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो। तो 3 इफेक्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला इफेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं करंट पर, वो है इंटेंसिटी का इफेक्ट। तो फर्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक
करंट, तीनों का एक ही ग्राफ रहेगा जो हम डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, एक्स एक्सिस पे हमने इंटेंसिटी ली और वाई एक्सिस पे हमने करंट लिया। आईपी से मैं नाम दे रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। तो जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है ये स्ट्रेट लाइन। इसका मीनिंग क्या हुआ, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हम लिख लेते हैं, वी कंक्लूड दैट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली proportional to फोटो इलेक्ट्रिक। अब इस बात का आपको मीनिंग पता ही है कि अगर मैंने ये लिखा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग करते जाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ता चला जाएगा। अब हम समझते हैं कि इंटेंसिटी से हमारा मीनिंग क्या है। इंटेंसिटी से हमारा मीनिंग है, जैसे आप सर्दियों के दिन है, अगर बहुत हल्की सी धूप है और आप धूप में बैठे हुए हो तो आपको थोड़ी सी गर्माइश महसूस होगी, वार्म जो होगा वो कम होगी बॉडी। लेकिन अगर बहुत तेज़ धूप में बैठे हो तो बॉडी बहुत तेज़ गर्म हो जाएगी। कम धूप में कम एनर्जी आपकी बॉडी पर आकर गिर रही थी, ज़्यादा धूप में ज़्यादा एनर्जी आकर गिरी। और एनर्जी से हमारा मीनिंग है फोटोन से। तो यानी कि जब इंटेंसिटी कम थी तो कम फोटोन आकर मेटल पर गिरे, तो जितने कम फोटोन गिरेंगे उतने कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतना कम करंट होगा। जैसे जैसे आपने इंटेंसिटी बढ़ाई वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटोन जो है वो गिरते हैं जो सरफेस पे वो बढ़ने शुरू हो गए। फोटोन बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलने लगे और इलेक्ट्रॉन निकले तो करंट भी आ गया। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इंटेंसिटी की जगह नंबर ऑफ फोटोन, याद रखने के लिए कि नंबर ऑफ फोटोन्स पे भी करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका। कि जब जो प्लेट है जो आपके पास लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की आप डालते हो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इंटेंसिटी पे, तो हमने यही ऑब्जर्व किया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं और उनके निकलने से करंट बढ़ जाता है। तो ये हमारा सबसे पहला रिजल्ट था सिंपल, कि कोई आपसे इंटेंसिटी का पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि दिस बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन then we find that more the number of photon incident on the surface, more will be photoelectrons ejected from the surface, hence there will be an increase in photoelectric current. सेकेंड इफेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पोटेंशियल का पढ़ने वाले हैं करंट पे। पोटेंशियल का क्या इफेक्ट रहेगा, देखिए पोटेंशियल से हमारा मीनिंग है जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास पी और क्यू, इनको हमने जिस पोटेंशियल पे रखा है। तो देखिए इस केस में जब हम किसी एक कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं तो बाकी दो कंपोनेंट्स को हम फिक्स कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो इंटेंसिटी को हम कांस्टेंट मान लेते हैं और फ्रीक्वेंसी जो है उनको भी हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ताकि जिस चीज़ की वजह से हम चेंज नोटिस करने जा रहे हैं वो रिजल्ट हमें अच्छा मिले। तो जब बात करेंगे पोटेंशियल की तो आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी बोथ आर कांस्टेंट। मैं लिख भी देता हूँ हियर, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी of incident radiation are constant। दोनों चीजें जो है हमारे पास कांस्टेंट है। अब देखिए दो केस बनते हैं हमारे पास यहाँ पर। पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। डायग्राम क्या बनने वाला है, ग्राफ जो बनने वाला है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए एक्स एक्सिस पे चेंज होने वाली चीज, जैसे पहले इंटेंसिटी थी, अब आपने पोटेंशियल लिख लिया। ये ओ यहाँ पर जीरो पोटेंशियल का हम ये कह सकते हैं कि ये एक्स जैसे ओरिजिन होता है आपके पास, ये है आपके पास आई पी। तो यहाँ से जो चीज़ ऑब्जर्व करने वाले हो आप, ये आने वाला है आपके पास ग्राफ।
एक लाइन भी हो सकती है, दो लाइनों से हम ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि अगर आपने दो अलग अलग रेडिएशन ले ली जी, यानी कि आई की वैल्यू दो अलग अलग है, उसके बाद भी जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। अब ये रिजल्ट आ क्या रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। ग्राफ को भी इसलिए सिर्फ बना के छोड़ देते हैं, पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं हम। फर्स्ट केस में हम क्या करने वाले हैं कि जो Q इलेक्ट्रोड आपके पास, फर्स्ट केस व्हेन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ Q इज इंक्रीज्ड। ये देखिए Q पहले से ही पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, हमें पता है पॉजिटिव टर्मिनल से वो जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम उसके पॉजिटिव पोटेंशियल को और इंक्रीज कर दे, कहने का मीनिंग क्या है कि पहले अगर वो 1 मिनट के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा हो, उसके पास इतना ही पोटेंशियल है, क्यों ना हम उसका पोटेंशियल इंक्रीज कर दे। अब उसके खींचने की, अट्रैक्शन की पावर बढ़ जाएगी। तो जो पहले वो 1 मिनट में 100 खींच रहा था, अब वो आधे मिनट में ही उन 100 को खींच लेगा। तो करंट एकदम से क्या चला जाएगा, सैचुरेटेड पॉइंट पर चला जाएगा, यानी कि मैक्सिमम जितना जा सकता है उसने फोर्स बढ़ा दी, तो उसने एकदम से सारे इलेक्ट्रॉन जितने उस टाइम वैक्यूम ट्यूब में थे सबको अपनी तरफ खींच लिया, जिससे करंट की वैल्यू क्या हो गई, सैचुरेटेड हो गई। हम लिख लेते हैं ड्यू टू दिस करंट इंक्रीज and reaches to maximum value. Due to this current increases and reaches to, तो मैक्सिमम जितनी वैल्यू, क्योंकि एक बार जितने फोटो इलेक्ट्रॉन इस वैक्यूम ट्यूब में है वो सारे एकदम से पहुंच जाएंगे, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो जितना मैक्सिमम हो सकता था उस वैल्यू पर वो जो है वहाँ पर पहुँच जाता है। इस स्टेज पे सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन कैथोड पर रीच कर जाते हैं और करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो हम वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच गया। क्यों? क्योंकि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन थे वो एकदम से यहाँ का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ते ही सारे कहाँ पहुँच गए, Q पॉइंट पर पहुँच गए। सेकंड केस, अगर इस Q को हम नेगेटिव कर दें, when Q is set at negative potential, अब देखिए क्या होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं और हमने इसका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज करना शुरू कर दिया, हम उसको नेगेटिव पोटेंशियल बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, धीरे धीरे जैसे उसका पोटेंशियल कम होना शुरू होगा। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं पहले केस में पोटेंशियल मैक्सिमम, किसी भी एक लाइन को ले लीजिए, इसको बात कर लेते हैं। पहले केस में करंट मैक्सिमम हो गया, अब करंट यहाँ पर है। जब पोटेंशियल हमने Q का बहुत ज़्यादा रख दिया, ये प्लेट Q की बात हो रही है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, प्लेट Q के पोटेंशियल की बात हो रही है। हमने मैक्सिमम पोटेंशियल दे दिया उसको, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ गई। सेकंड केस में हम Q के पोटेंशियल को धीरे धीरे जो है वो कम करते जा रहे हैं, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। तो हमने क्या देखा, करंट भी धीरे 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 होता जा रहा है। जब पोटेंशियल 0 हो गया, करंट जो है मान लो यहाँ पर प्लस 50 वोल्ट पोटेंशियल था, तो इस टाइम 0 वोल्ट हो गया, लेकिन स्टिल देयर इज अ करंट। जब वैल्यू पोटेंशियल की 0 थी फिर भी कुछ करंट था वहाँ पर हमें देखना था कि ये करंट जो है कब 0 होगा। तो पोटेंशियल को नेगेटिव में ले जाना शुरू किया और ये देखा इस पॉइंट पर आकर जितना करंट था फोटो इलेक्ट्रिक वो यहाँ 0 हो जाता है। तो वो पोटेंशियल जिसपे करंट की वैल्यू हो जाती है 0, उस पोटेंशियल को बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर आप इसको कट ऑफ पोटेंशियल बोल सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल 0 पे ही करंट की वैल्यू 0 हो जाए। वो क्यों, उसका भी रीज़न है। यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ एनर्जी भी गेन करी है, और ये तो नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो इलेक्ट्रॉन इससे तो रिपेल होंगे, तो भागेंगे तो उसी तरफ। तो फिर आपने यहाँ पर अगर पोटेंशियल 0 भी किया है तो भी पॉसिबिलिटी है
कि कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन कर ली थी, जिनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी थी, वो इस प्लेट तक फिर भी पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ये मिनिमम करंट वहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि करंट बिल्कुल ही ज़ीरो हो, तो फिर आपको यहाँ पर कुछ नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्लेट पे इलेक्ट्रॉन पहुँचे ही ना, रिपल्शन शुरू हो जाए। तो हम क्या लिख लेते हैं कि इट डिक्रीज, करंट डिक्रीज बाय अप्लाइंग, नेगेटिव पोटेंशियल करने से करंट डिक्रीजेस rapidly and reaches to 0, और 0 पे वो आ जाएगा। और जो मिनिमम पोटेंशियल एट विच करंट बिकम 0, डेफिनेशन लिख लेते हैं, द मिनिमम पोटेंशियल एट विच करंट become 0 is called stopping potential और कट ऑफ पोटेंशियल। उसे या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे या फिर हम कट ऑफ पोटेंशियल कहेंगे। इस वैल्यू को कैपिटल V से इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, ये हमारे पास वो वैल्यू, और V नोट भी लगा देते हैं नीचे ताकि रिप्रेजेंट रहे। खाली V तो वोल्टेज को भी दिखाता है, तो V नोट से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे, ये वो वैल्यू है। तो इसका अब ये दो लाइनें क्यों ड्रॉ की है, ये भी अपने को कंफर्म होने वाला है। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है उस पर चार्ज E है और V नोट उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। देखिए, वर्क डन हो जाएगा आपके पास चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। फॉर्मूला पोटेंशियल का पता है आपको, वर्क डन बाय चार्ज, तो वर्क डन हो जाएगा चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सारी एनर्जी जो है वो इस वर्क डन के इक्वल है। तो एनर्जी कितनी लेकर चल रहे हैं, वो एनर्जी लेकर चल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ m v का स्क्वायर। ये v मैक्सिमम वेलोसिटी है, जितनी मैक्सिमम एनर्जी से वो फ्लो कर सकते हैं। तो यहाँ से जो चीज़ ऑब्जर्व की है वो ये कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी या तो चार्ज पे डिपेंड करती है या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। ये एनर्जी कहीं भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती तो इसका मीनिंग है कि चाहे इस इंटेंसिटी की लाइट हो जिस पे करंट इतना हो, चाहे इससे ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट हो जिस पे करंट इतना हो, लेकिन दोनों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी इंडिपेंडेंट हो गए किसके, इंटेंसिटी के। मास तो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी इन पे डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी भी इंटेंसिटी है नहीं इस फॉर्मूले में कहीं पे, तो वेलोसिटी भी इंडिपेंडेंट है और काइनेटिक एनर्जी भी इंडिपेंडेंट है किसके, इंटेंसिटी के। बाद आपको याद रखनी है, नोट कर लो कि वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। क्योंकि फॉर्मूले में कहीं भी इंटेंसिटी नहीं आई, इसीलिए किसी भी इंटेंसिटी की लाइट्स कितनी भी हों, सबका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और आप ये भी कह सकते हो कि इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हुए हमने यही करके देखा था कि अलग अलग इंटेंसिटी की हमने यहाँ पर रेडिएशन ली थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमने सेम रखी। तो क्या देखा कि करंट तो अलग अलग हो सकता है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जो है वो किसके इंडिपेंडेंट रहता है, इंटेंसिटी के, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस चीज़ का भी बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी, और साथ में आप बोल सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन इफ फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी पड़ेगी आपको। ये कंडीशन भी याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ है जो हमने लिखी है। तो ये दोनों ग्राफ आपने देख लिए। इस ग्राफ में क्या है, अलग अलग इंटेंसिटी से अलग अलग पैदा हुए करंट को जब हमने डाला, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तो हमने क्या देखा
कि उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या आता है, सेम होता है। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो अलग अलग इंटेंसिटी से जो काइनेटिक एनर्जी हो वो बेशक अलग हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ही नहीं कर रही इंटेंसिटी पे, तो वो पोटेंशियल पे ही आकर रुकेगी आपके पास। एक चीज़ और जो आप यहाँ से देख सकते हो कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर किसके, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो भी आपको ध्यान रखना है। और अब तीसरा इफेक्ट हम इसका डिस्कस कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी का, कि जो लाइट ऊपर से आके गिर रही है इंसिडेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है करंट के ऊपर। तीसरा इफेक्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की करंट पे फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसका भी हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे इसको। तो एक्स एक्सिस पे आपको पता है जो चेंज होती है चीज़ें उसको हम लेने वाले हैं। यहाँ पोटेंशियल भी लेते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो रेडिएशन की है, आई पी हो गया। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको नोट करनी है वो देखिए, तीन अलग अलग पोटेंशियल यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको मिलने वाले हैं, तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 का, सेकंड का, थर्ड का। किस पे, अगर आपने फ्रीक्वेंसी थर्ड की ज़्यादा ले ली सेकंड से, फर्स्ट से, जबकि सैचुरेटेड करंट जो है वो सबका सेम है, यानी कि इंटेंसिटी आपने सेम ली है। ये सैचुरेटेड करंट की वैल्यू है हमारे पास। अब वही चीज़ जब यहाँ हम फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इंटेंसिटी यहाँ पर सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी। तो हम लिख भी देते हैं हियर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन रिमेन सेम। उस सेम इंटेंसिटी की वजह से करंट की वैल्यू फिक्स हो गई और आपने तीन रेडिएशन ले ली अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, इंटेंसिटी सेम है। तो हमने क्या पाया, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी वो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा, यानी कि वो ज़्यादा पोटेंशियल लेगा नेगेटिव स्टॉप होने के लिए। कम फ्रीक्वेंसी वाला कम और मीडियम फ्रीक्वेंसी वाले ने मीडियम ली। तो यहाँ से देखो सैचुरेटेड करंट है तो सबको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हमने डाला, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका अलग अलग है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा जो है उसकी वेलोसिटी होगी और उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा वो क्या होने में, रुकने में। तो ये कंक्लूजन आपको यहाँ पर रखना था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट एंड ग्रेटर फॉर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। आप लिख सकते हो स्टॉपिंग potential is different and greater for greater frequency। ज़्यादा होगा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए और सबका क्या होगा, सेम होगा। तो कंक्लूजन यही आया कि मैक्सिमम वेलोसिटी और एनर्जी दोनों चीज़ें फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती हैं। तो कंक्लूजन में आपको याद रखना है मैक्सिमम वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल आप बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, आपको याद रखना है। देखो ये लिखा तो हुआ है ई प्रोपोर्शनल टू न्यू, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी। तो हमने लिखा है स्टॉपिंग और एनर्जी किसके इक्वल है, ई न्यू। देखो आप लिख सकते हो ना डायरेक्टली, ई आपने एच न्यू लिख दिया, ई की जगह आपने ये अभी लिखा है आपने, ये भी कॉन्स्टेंट ये भी कॉन्स्टेंट, तो ये हो गए आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। तो जितनी
ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। ये भी आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हो। एक चीज़ और इस टॉपिक पे एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अलावा एक चीज़ पूछी जाती है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक आज ओवर हो जाए हमारा। वो है एक ग्राफ। एक ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का। ये तो जैसे करंट के साथ वेरिएशन है, तो एक ग्राफ बहुत पूछा जाता है, वो किस किस के बीच में है, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। वो डिस्कस करते हैं देखिए। ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये ग्राफ आपको बनाने पड़ेंगे, ग्राफ मोस्टली सारे पूछे जाएंगे आपसे। तो अब देखिए ग्राफ कैसा है। ये आपने एक्स एक्सिस पे लिया है फ्रीक्वेंसी को और वाई एक्सिस पे आपने लिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम क्या देखेंगे, जो आपके पास ग्राफ आएगा निकलकर, वो ग्राफ आता है ऐसा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चीज तो शो हो रही है, हमने भी पीछे लिखा भी था कि एज है। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये यहाँ से शुरू ना होके यहाँ से शुरू हुआ है। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको बोलते हैं म्यू नॉट। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। अगर आपने इस फ्रीक्वेंसी से नीचे की रेडिएशन डाली है तो कोई भी करंट पैदा नहीं होने वाला, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने वाला। जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, करंट नहीं होगा, तो रेडिएशन नहीं होगी, तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर कहाँ से करोगे। तो ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि मिनिमम। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि देयर इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, देयर इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे आपने म्यू नॉट बोला हुआ है, जिसको आपने नाम दिया है बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। ये लिख लो, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। दिस frequency is called इसे बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी पे तो रेडिएशन ही नहीं है, करंट ही नहीं है, आप कह सकते हो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल रहे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही नहीं हो रहा, तो इसके बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कंडीशन है जो आपको इस पर याद रखनी है। तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन था, जिसको आज हमने डिस्कस किया। इसके हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी दो साइंटिस्ट की, लिनार्ड और हर्ट्ज की। आफ्टर दैट वी स्टडी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। वी नोटिस हियर थ्री चेंजेस, थ्री इफेक्ट्स वी कैन से दैट इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। आफ्टर दैट वी स्टडी ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इनके बेसिस पर जो कंक्लूजन निकल के आए सारे, उनको लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोला गया, लॉस जिसे आप बोलते हो। मैं एक बार आपको फास्टली रिवाइज करा देता हूँ। पहला लॉ ये बोला जाता है पहले लॉ में कि जितने भी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इंटेंसिटी के। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा करंट होगा। तो आपको ये याद रखना है कि पहला लॉ ये कहता है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। सेकंड लॉ ये कहता है हर मेटल सरफेस के लिए एक मिनिमम वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की, जिस वैल्यू से नीचे की रेडिएशन में वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, जिस वैल्यू को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की अगर आप रेडिएशन डालोगे तभी वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पॉसिबल है। ठीक है। तीसरा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी होगी इलेक्ट्रॉन की, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की जगह
आप हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो, तो ये तीसरा लॉ था। और चौथा लॉ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। चौथा ये कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मीनिंग है जैसे ही रेडिएशन गिरी, अगर वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की है तो इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। 10⁻⁹ सेकंड का गैप होता है बस, तो बहुत मिनिमम वैल्यू है। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में एनर्जी ऑब्जर्व करके जो टाइम लगता है वो अप्रोक्सीमेट 10⁻⁹ सेकंड है, तो इसलिए वैल्यू कम है। तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को हम इंस्टेंटेनियसली बोलते हैं। तो इस 7th यूनिट आज हमने स्टार्ट की है, जिसका आज हमने फर्स्ट टॉपिक किया, तो आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया है।